बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कैल्शियम आयंस। आज हमने देखना है कि हमारी बॉडी में क्वांटिटेटिवली क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कैल्शियम आयंस की, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है डेली कैल्शियम आयंस की। इसके अलावा हमारे पास बायोकेमिकल फंक्शंस क्या हैं कैल्शियम आयंस के। इसके अलावा इसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे और इसकी थोड़ी बहुत क्लिनिकल रेलेवेंस को भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमारी ब्लड में मेंटेन कर रहे हैं, हमारी बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस। व्हाट इज कैल्शियम? इट इज द मोस्ट abundant mineral of our body. What is it? It is the most abundant mineral of our body, weighing about 1 to 1.5 kg in our body. So 1 to 1.5 kg हमारे पास क्या है, कैल्शियम आयंस है। और अब है कि ये मिनरल है। नाउ व्हाट इज अ मिनरल? A mineral is a substance which cannot be synthesized in our body but is taken through the diet, and basically it is प्रेजेंट इन द अर्थ और द सॉइल। ठीक है, ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं हो सकते। कहाँ मौजूद होते हैं? सॉइल में मौजूद होंगे, उनको प्लांट्स अपटेक करेंगे और फिर हम मुख्तलिफ डाइटरी सोर्सेज से उनको लेंगे। ठीक है, वो इसके एनिमल सोर्सेज भी कुछ होंगे और कुछ प्लांट सोर्सेज भी होंगे। एनिमल सोर्सेज कैसे होंगे? क्योंकि एनिमल्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो हमें वो चीज़ मिल कहाँ से रही है? नेचुरल अर्थ से मिल रही है, और लिविंग बींग्स कैन नॉट सिंथेसाइज मिनरल्स। 1 to 1.5 kg कैल्शियम है ये हमारी बॉडी में। इसका जो 99% हिस्सा है ये बायोकेमिकली एक्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, मेंटेन कर रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड टीथ। क्या कर रहा है? इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड टीथ, एंड 1% ऑफ इट इज सर्कुलेटिंग इन ब्लड। 1% ऑफ इट इज सर्कुलेटिंग इन ब्लड। और इसमें से भी आगे पोर्शंस हैं, और इसमें से मोस्ट एक्टिव पोर्शन है आयोनाइज्ड कैल्शियम। मोस्ट एक्टिव पोर्शन क्या है? आयोनाइज्ड कैल्शियम। अबाउट 50% ऑफ दिस 1% इज आयोनाइज्ड कैल्शियम, 40% इज प्रोटीन बाउंड एंड इट इज़ नॉन डिफ्यूजिबल। प्रोटीन बाउंड है और क्या है, नॉन डिफ्यूजिबल है, यानी जल्दी से सेल्स में डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, यानी ये बायोकेमिकली ये भी इतना एक्टिव नहीं है। एंड 10% इज कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो जो 50% है ये आयोनाइज कैल्शियम है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 6 to 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्या है? 6 to 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और एक बात ये कि जब हमने कैल्शियम लेवल्स चेक करने होते हैं कि इस पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं है, तो हम ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, सीरम कैल्शियम चेक करने की बजाय ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि हम उसके आयोनाइज कैल्शियम लेवल्स चेक करें। क्या चेक करें? क्यों आयोनाइज कैल्शियम लेवल्स चेक करें, क्योंकि हम ये हो सकता है कि उसके सीरम कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल हो, यानी ये 1% नॉर्मल हो, लेकिन इसमें से जो 50% आयोनाइज या फिर बायोकेमिकली एक्टिव पार्ट है वो एबनॉर्मल हो, वो कम हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया, और कम होगा तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। एंड तो बायोकेमिकल फंक्शंस पे आ जाते हैं कि इट इज़ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। एंड बोन में क्या बनाते हैं? कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स लेड डाउन बाय ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ कराने के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के अलावा हमारे पास जो मायोसिन की बाइंडिंग है विद द एक्टिन फिलामेंट्स, इट आल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम। इसके अलावा ब्लड कोगुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आयंस, एंड इट इज़ एक्चुअली द फैक्टर 4 ऑफ आवर ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड। इसके अलावा नर्व ट्रांसमिशन में ये इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नर्व ट्रांसमिशन में भी इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड परमिएबिलिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड आइंस। हमें पता है कि मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी डिपेंड करती है डिफरेंट एंड परमिएबिलिटी डिफरेंट आइंस की कंसंट्रेशन पे, जो कि आउटसाइड है और इनसाइड है, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा रोल है कैल्शियम आइंस का। जैसे कि हम देखते हैं कि लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में कैल्शियम आइंस के जो चैनल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में फिजियोलॉजी में देख चुके हैं। एक्टिवेशन ऑफ आइंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। किन किन एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? लाइपेज के लिए एटीपीएज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट। लाइपेज, एटीपीएज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसके अलावा इसका कुछ एक्शन है विच इज़ मीडिएटेड बाय कैलमेड्यूलिन। जैसे कि हमने स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखा था कि जो वाइटामिन जो हमारे पास कैल्शियम है उसका एक्शन क्या है? कैलमेड्यूलिन मीडिएटेड, यानी ये जब उसके साथ बाइंड करेगा तो फिर ये वाले एक्शंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे ये एटीपीएस को इन जनरल एटीपीएस एंजाइम को एक्टिवेट करे, लेकिन अगर जो है कैलमेड्यूलिन के साथ ये मिल जाएगा तो फिर ये एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा ग्लाइकोजन सिंथेसिस और कुछ काइनेजेस हैं। और हम अब आ जाते हैं इसके लास्ट बायोकेमिकल फंक्शंस पे, विच इज़ इट एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर एंड प्लेज अ रोल इन द एडिशन ऑफ सेल्स।
किसमें, सेल टू सेल एडहेजन या कम्युनिकेशन में ये रोल प्ले करता है, और हमारे हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड है या कॉन्ट्रैक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करता है, यानी सिस्टली को प्रोलॉन्ग करता है। तो ये इसके थोड़े बहुत थे हमारे पास बायोकेमिकल फंक्शंस। अब क्या होगा अगर हमारे पास हाइपोकैलेसीमिया हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ब्लड कोगुलेशन में मसला आ जाएगा, यानी अगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गई है कैल्शियम तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसला आएगा, हाइपोकैलेसीमिया में क्या होगी, टेटनाइजेशन हो जाएगी और क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी जितने भी हमारे फंक्शंस हैं इन सब में ही मोर और लेस मसला आएगा हाइपोकैलेसीमिया में। और हाइपर कैलेसीमिया होगा तो भी हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ सेल्स हो जाएगी। इसके अलावा ब्लड कोगुलेशन भी बढ़ जाएगी, जो कि हमारे पास मैनिफेस्ट हो सकती है एज ब्लड क्लॉट्स। और इसके अलावा नर्व ट्रांसमिशन में भी क्या होगी, हाइपर एक्साइटेशन हो जाएगी, और सारे के सारे जो ये जितने भी फीचर्स हैं हाइपरकैलेसीमिया में थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, 0.8 to 1 मिलीग्राम पर डे क्या है, इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, 0.8 to 1 मिलीग्राम पर डे। सो द मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम, ऑफ कोर्स हम पहले इसका इनटेक देखेंगे, इसके सोर्सेज क्या हैं। द बेस्ट सोर्सेज आर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से योगर्ट, चीज़ एंड दीज आर द मिल्क प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा क्या है, बीन्स, फिश, लीफी वेजिटेबल्स, एग योक, ये क्या है इसके गुड सोर्सेज हैं, और ये क्या है इसके बेस्ट सोर्सेज। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, ऑफ कोर्स हम इसे इनटेक करेंगे थ्रू माउथ, और फिर ये ऑल द वे थ्रू इसोफेगस एंड स्टमक, एंड देन इट विल रीच इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन मोस्टली हमारे पास चीज़ों के एब्जॉर्प्शन का जो है पॉइंट है और लोकेशन है। और इसमें भी ड्यूडेनम एंड फर्स्ट हाफ ऑफ जेजुनम कंट्रीब्यूट करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आइंस। ड्यूडेनम एंड फर्स्ट हाफ ऑफ जेजुनम contributes in the absorption of calcium ions, which may occur through energy dependent active transport or diffusion। ठीक है, तो ये एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आइंस, और डिफ्यूजन से भी होती है। ठीक है, अभी हम इसके देखते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं और इसकी एक्सक्रीशन कैसे होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं कैल्शियम आइंस की एब्जॉर्प्शन को, कौन से फैक्टर्स इसको इन्हेंस कर रहे हैं और कौन से फैक्टर्स इसको इनहिबिट कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स इसको इन्हेंस कर रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी और कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल एक्ट्स एज एन हार्मोन टू इन्हेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय अफेक्टिंग द मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि वो ऐसी प्रोटीन्स बनाता है, यानी प्रोटीन रिसेप्टर फॉर कैल्शियम बनाता है, और वो फिर अपेयर होते हैं ऑन द इंटेरोसाइट्स और द सेल ऑफ इंटेस्टाइन्स, और फिर वो कैप्चर करते हैं कैल्शियम को, क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं कैल्शियम आइंस को, और इस तरह से एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पीटीएच है या पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये क्या करता है, कैल्सीट्रायोल को बढ़ाते हैं, यानी इसका डायरेक्ट इफेक्ट है और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। पीटीएच ने क्या करना है, कैल्सीट्रायोल का बढ़ाना है, और कैल्सीट्रायोल का इफेक्ट हम देख चुके हैं कि किस तरह से वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बाय मीडिएटिंग मोर रिसेप्टर प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा जो लो पीएच है, इट ऑल्सो प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो भी हमें क्या देती है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स कराती है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या कराते हैं, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स कराते हैं, और वो भी लो पीएच पे क्या होती है, लो पीएच पे होती है। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज, लाइसिन और आर्जिनिन, यानी लैक्टोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, और लाइसिन और आर्जिनिन इनकी प्रेजेंस से भी हमारे पास बढ़ जाती है द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। क्या किस चीज़ से होती है, फाइटेट्स एंड ऑक्सलेट्स, यानी जो ऐसी चीज़ें होंगी जिससे रिएक्ट करके कुछ ऐसा सब्सटेंस बना देंगी जो हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं करना, तो वो इसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल फाइटेट्स एंड ऑक्सलेट्स। इसके अलावा हाई डाइट्री फॉस्फेट कितना होना चाहिए ऑप्टिमम, यानी अगर कैल्शियम रेशो फॉस्फोरस 1:2 होगी या 2:1 होगी तो इट इज़ ऑप्टिमम फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, अदरवाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विल नॉट बी ऑप्टिमम, अदरवाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विल बी नॉट बी ऑप्टिमम। यानी जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोपोर्शन होना चाहिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का, विच ऑफ कोर्स इन नेचुरल प्रोडक्ट्स में ये वाला प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वरना क्या होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगी। पीएच इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही थी, तो ज़्यादा पीएच क्या करेगी, इसकी एब्जॉर्प्शन को घटा देगी। इसके अलावा अगर फ्री फैटी एसिड्स होंगे तो वो भी रिएक्ट करेंगे विद कैल्शियम टू फॉर्म सोप्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज कर देंगे। इसके अलावा हाई कंटेंट ऑफ डाइटरी फाइबर भी क्या करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देगा।
अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम पे कि कौन से फैक्टर्स हैं। एक दफ़ा ये ब्लड में पहुंच गई, ठीक है, मुख्तलिफ फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस के तहत ये पहुंच गई ब्लड में, लेकिन अब कौन से फैक्टर्स हैं जो रेगुलेट करेंगे एक कांस्टेंट लेवल ऑफ कैल्शियम को। तो वो कौन से हैं? कैल्सीट्रायोल है, ऑफकोर्स मैंने पहले ही बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ाता है, और इसके अलावा क्या करता है, स्टिमुलेट्स कैल्शियम अपटेक बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड प्रमोट्स कैल्सिफिकेशन। क्या करेगा कि ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। जो कैल्सीट्रायोल है ये क्या करेगा, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को बढ़ाएगा। इन शॉर्ट क्या करेगा, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को बढ़ाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, पहले क्या होगी, कैल्शियम जो है वो ब्लड में जाएगी, और फिर ब्लड से क्या करेगा, वापस जाएगी बोन में और उसकी मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा। पीटीएच क्या करता है, पीटीएच को हमने सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पीटीएच जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है कि कैल्शियम ब्लड में बढ़ी रहे। तो वो किस किस तरह से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड और प्लाज्मा। ये 3 तरह से अफेक्ट करेगा, 3 चीज़ों पे अफेक्ट करेगा। एक तो ये बोन पे अफेक्ट करेगा। क्या करेगा, बोन पे अफेक्ट करेगा कि बोन की मिनरलाइजेशन को कम करे, यानी डीमिनरलाइजेशन ज़्यादा करे, ताकि जो कैल्शियम है वो जाए फ्रॉम द बोन टू द ब्लड, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा टू एनहांस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्या करेगा, इन्हेंस करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। और ये क्या था, इनडायरेक्ट था, हम पहले ही देख चुके हैं कि कैल्सीट्रायोल पे ये अपना इफेक्ट मीडिएटेड इफेक्ट होता है इसका, और वो क्या करते हैं फिर इंटर्न कैल्शियम को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे टिश्यूज़ पे ये अफेक्ट करता है, बेसिकली ये हमारे किडनी पे भी अफेक्ट करता है। क्या करता है, किडनी पे अफेक्ट करता है टू रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम। क्या करेगा, किडनी पे अफेक्ट करेगा टू रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म क्या है, बाय विच मैकेनिज्म पीटीएच enhances calcium in our blood, generates cyclic AMP. cyclic AMP क्या करता है, it in turns increases calcium to produce desired action. अब एक बात जो है वो है ये कि ये हमारे पास बोन में अगर कैल्शियम है, तो हमने पढ़ा कि 99% जो कैल्शियम है वो बोन में भी है और टीथ में भी है, तो ये टीथ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करके उसको डीमिनरलाइज क्यों नहीं करता। तो इसका जवाब ये है कि डीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ इज़ नॉट पॉसिबल। डीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ इज़ नॉट पॉसिबल, यानी एक दफ़ा टीथ फॉर्म हो गए तो अब उनकी डीमिनरलाइजेशन नहीं होगी। वो स्टोर है हमारे पास, वो क्या है, ऐसा स्टोर है जिससे अब चीज़ एक दफ़ा डाल तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं निकाल सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं कैल्सीटोनिन पे। कैल्सीटोनिन क्या है, एंटागोनिस्ट है टू पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन के एंटागोनिस्ट है, यानी कि ये एक्ट करेगा टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल्स। अब हमने वो फैक्टर्स भी देख लिए जो रेगुलेट करें इंक्रीज इन कैल्शियम को, और वो फैक्टर्स भी देख लिए जो रेगुलेट करें डिक्रीज इन कैल्शियम। तो इन दोनों का एक नॉर्मल बैलेंस और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट किस्म का रिस्पॉन्स, यानी अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम कम है तो पीटीएच एक्ट करेगा, और अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, कैल्सीटोनिन एक्ट करेगा। तो इन सब फैक्टर्स का, इन्हेंसिंग फैक्टर्स का भी और इनहिबिटिंग फैक्टर्स का भी एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम रेशो फॉस्फोरस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम देख लेते हैं। कैल्शियम रेशो फॉस्फोरस, अगर हम कैल्शियम और फॉस्फोरस को मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट नियर टू 40 हो इन एडल्ट या फिर 50 हो इन चिल्ड्रन, तो इट्स नॉर्मल। क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल है, वरना इससे अगर कम होगी यानी अप्रॉक्स 30 होगी तो क्या कहेंगे कि ये इस पर्सन को रिकेट्स है, ठीक है। इन एडल्ट क्या होती है, ऑस्टियोमेल्शिया, और इन चिल्ड्रन क्या होगी, रिकेट्स होगी। अब हम आ जाते हैं कि हमने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से हुई और सारा हमने ये देखा, लेकिन अब हम आ जाते हैं कि इसकी एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। एक्सक्रीशन होती है आइदर थ्रू द यूरिन और थ्रू द इंटेस्टाइन थ्रू फीसेस। अब होता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक्सक्रीशन हो रही है यूरिन में, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा थी, और क्या है थ्रेश होल्ड 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ब्लड में कैल्शियम है तो फिर उसकी एक्सक्रीशन शुरू हो जाएगी थ्रू द यूरिन। लेकिन फीसेस में अगर एक्सक्रीशन ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हुई, एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हुई, ब्लड में नहीं पहुंची, ब्लड में नहीं पहुंची, इसी वजह से ये जो है यहीं से फीसेस से ही जो है इजेक्ट आउट हो रही है, ठीक है। ऑल फॉर टुडे, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।